नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग के लिए लाया हूं। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। ओके, आने वाले एग्जाम में भी ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। देखिए, प्रारूपण समिति का मतलब क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, से ध्यान रखिएगा, प्रारूपण समिति का मतलब हुआ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो प्रारूपण समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी का सदस्य कौन नहीं थे? तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बाकी तीनों जो यहाँ पे हैं ये तीनों सदस्य थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेकिन सदस्य नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमिटी में जो 7 मेंबर्स थे इसका मेंशन किया गया। क्वेश्चन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने सदस्य थे? तो वो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, इसे ध्यान रखिएगा। और ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन, सेटअप कब किया गया था दोस्तों? अगस्त 29 1947 को। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था अगस्त 29 1947 को, और इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है, 1948 को। इसे भी ध्यान रखना है। और देखिए, इस कमिटी की जिम्मेदारी क्या थी दोस्तों? रिस्पॉन्सिबल क्या था? प्रिपेयर करना ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ड्राफ्ट तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य, रिस्पॉन्सिबल कह लीजिए या काम कह लीजिए, यही था ड्राफ्टिंग कमिटी का। और जैसे कि मैंने कहा, इस कमिटी में 7 मेंबर्स थे। तो देखिए, 7 मेंबर्स के नाम यहाँ पे है, जरा देख लीजिए। देखिए, 7 मेंबर्स के नाम यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने इसे। देखिए, 7 मेंबर्स के नाम देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेंबर थे और ये चेयरमैन भी थे इस कमिटी के। ओके, यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारूपण समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर जो कि मेंबर थे इस कमिटी के, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। देखिए, एन माधवा राव लेकिन जब कमिटी का गठन हुआ ना, उसी टाइम पे ये सदस्य नहीं थे। उस टाइम पे जब कमिटी का गठन हुआ तब सदस्य थे बीएल मित्तर। बीएल मित्तर ने रिजाइन दे दी इस कमिटी से, क्योंकि उनका जो हेल्थ था वो हेल्थ सही नहीं रहता था। ओके, काफी ज्यादा एब्सेंट रहते थे, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो उनकी जगह में लेकिन एन माधवा राव को लिया गया बाद में। ओके, तो पहले कौन थे? बीएल मित्तर। और देखिए, डीपी खेतान भी ठीक उसी तरह पहले इस कमिटी के सदस्य थे। इनकी मौत 1948 को हो गई, तो जो जगह खाली था वहां पे टीटी कृष्णमाचारी को ले लिया गया। ओके, तो टीटी कृष्णमाचारी भी बाद में सदस्य बने। पहले कौन थे? डीपी खैतान। ओके, तो ये 7 सदस्य के नाम है जो आप लोगों को जस्ट 1 या 2 बार देख लेना है, इसे रटना नहीं है। काफी बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो इनमें से कौन सदस्य है कौन नहीं है, तो बस 1-2 बार अगर आपने देख लिया तो ये याद रह जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। तो देखिए, किस प्रकार करता है? देखिए, हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, राज्यों राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत का जो वर्णन है वो संविधान में किस प्रकार किया गया है? राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए, यहां पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखिएगा। संविधान में जो आर्टिकल 1 है ना, इसी में हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये फेडरल नेचर का है, फेडरल स्ट्रक्चर का है। लेकिन फिर भी हमारे देश को, इंडिया को, इस आर्टिकल 1 में
वर्णन किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहकर। और देखिए हमारे देश में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, 8 राज्य हैं और सॉरी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का नाम आर्टिकल 1 में लेकिन मेंशन है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। देखिए कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। देखिए यानी कि संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है, का मतलब किस देश की संविधान की एक शासन प्रणाली का विशेषता है। यानी कि ये जो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन जो है ना, कानून के शासन, इसे हमने अपने संविधान में डाला है। किस देश के संविधान से लिया है हमने। ओके, इस क्वेश्चन का जो है कहने का मतलब यही है। तो देखिए ये जो कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ जो है, इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, बोरो किया है। ठीक है, और देखिए ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में और क्या क्या हमने लिया है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख रखा है। देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने ली है यानी कि संसदीय सरकार, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि विधायी प्रक्रिया, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम यानी कि कैबिनेट प्रणाली, प्रीरोगेटिव रीट्स यानी कि विशेषाधिकार रीट। ओके, देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, और देखिए बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनीय वाद। तो ये जो सारी चीजें हमने ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके, ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने एडॉप्ट की है। तो ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है। देखिए संसदीय संसदीय प्रणाली का, सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य यानी कि इसेंशियल, ठीक है, गुण यानी कि फीचर, इसेंशियल फीचर है। तो कौन सा है दोस्तों? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने अंग्रेजी में भी लिख रखा है, एक बार देख लीजिए। देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली ऑप्शन बी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का संलयन यानी कि फ्यूजन ही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इसेंशियल फीचर है यानी कि अपरिहार्य गुण है। ओके, देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कानून को लागू करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में यही तो होता है, हमारे माने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में यही तो होता है, कानून बनता है और देश में कानून को लागू किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? देखिए स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 1952 को। ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखिए राज्यसभा, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। देखिए राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, और देखिए राज्यसभा इज द अपर रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, इसे अपर हाउस भी कहा जाता है राज्यसभा को। और देखिए लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस। ओके, ये आप लोगों को पता है। देखिए देयर आर 245 मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। और यहाँ पे देखिए 12 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, वो 12 मेंबर वो फिल्म जगत, ठीक है, पत्रकारिता, खेल या
इन जगहों से आते हैं जो कि वहां पे उनका विशेष योगदान होता है। डायरेक्ट प्रेसिडेंट उनको वहां से नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए, दीज आर कॉल्ड नॉमिनेटेड मेंबर्स, यानी कि जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है वो नॉमिनेटेड मेंबर है, और बाकी जितने बचे अदर मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं। यानी कि 245 में 12 मेंबर जो है नॉमिनेटेड होते हैं और 233 जो है वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो नॉमिनेटेड हो गए हैं 12 और इलेक्टेड हो गए हैं 233। और देखिए, मेंबर इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, वो परमानेंट हाउस है, लेकिन मेंबर्स को 6 साल के लिए चुना जाता है। ओके, और ध्यान रखिएगा हर 2 साल में 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 जो है, 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर होता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने दिया। सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, यानी कि निशुल्क और अनिवार्य किया गया है बच्चों के लिए। ठीक है, यह बच्चों का मौलिक अधिकार है, इस चीज का मेंशन किया गया है संविधान में। तो देखिए कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसे किया गया था 86वां यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और मेरे प्यारे भाई ये कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में, ध्यान रखिएगा। ओके, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, जो कि उनके लिए उस चीज को यानी कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में इसे एक्ट इसके माने इसे संशोधन किया गया, और इस संशोधन में 21A आर्टिकल को जोड़ा गया, और 21A में ही इस चीज का मेंशन है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री में और कंपलसरी जो है एजुकेशन दिया जाएगा सरकारी स्कूलों में। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फ्री एजुकेशन तो गवर्नमेंट स्कूल में ही दिया जाएगा ना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? देखिए राज्यसभा कहा गया है पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो व्यक्ति चुने जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली यानी कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ही राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन होंगे। तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्तियां दी गई है? देखिए विशेष कारणों में, यानी कि जब देश में इमरजेंसी लागू होगा या ऐसी स्थिति बन जाएगी, कुछ ऐसी स्थिति जो देश के लिए हानिकारक है, उस टाइम पीरियड पे जो इमरजेंसी लगती है ना, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो किसके द्वारा ये किया जाता है? देखिए मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाने का एकमात्र अधिकार है दोस्तों संसद का। ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, संसद यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, संसद यानी कि पार्लियामेंट को ही अधिकार है हमारे मौलिक अधिकारों पर
उचित प्रतिबंध लगाने का। एट प्रेजेंट 6 मौलिक अधिकार है हमारे देश के नागरिकों के लिए, जो संविधान में मेंशन है, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डैश के प्रति जवाबदेही बनाया गया है। तो देखिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेही बनाया गया, यानी कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेंगे किनके प्रति वो जवाबदेही होंगे, किनके पास वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। उपयुक्त में से, सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, उसी की सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही इनमें से किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मूव यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स डायरेक्टली और बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपना पावर को यूज कर सकते हैं या फिर अपने अधीनस्थ कोई भी जो है ऑफिसर के द्वारा, यानी कि अधीनस्थ कोई भी क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपने कार्य को वो कर सकते हैं। और देखिए दो ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हेडिंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए ऐसे तो कहा गया है प्रेसिडेंट हमारे देश का हेड है, लेकिन ये एक्चुअल में हेड नहीं है, ये नॉमिनल हेड है, ठीक है। रियल हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। ओके, तो द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल। देखिए द प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो प्रेसिडेंट को काम करना ही होगा, और प्रेसिडेंट जो है काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसी के एडवाइस पे जो है कोई भी निर्णय लेता है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। देखिए संविधान सभा की जो महिला सदस्य नहीं थी वो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्ली सेन गुप्ता, ठीक है। बाकी जो 3 नाम यहाँ पे है ये तीनों संविधान सभा की सदस्य थी। तो यहाँ पे चलिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, हम लोग इसे देख लेते हैं। देखिए दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 389 मेंबर्स। तो हमारा जो संविधान सभा था उसमें कुल 389 मेंबर्स थे। ओके, और इनमें 15 मेंबर जो है वो महिला थी। ओके, 389 टोटल मेंबर में 15 महिलाएं जो थी वो 15 महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। तो देखिए यहाँ पे 15 महिलाओं के नाम है, सभी नाम आपको जानने का जरूरत नहीं है, कुछ नाम यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, सरोजिनी नायडू, सुचेता, एक्चुअली सुचेता हो गए यहाँ पे, सुचेता कृपालनी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये कुछ नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और एक लीला रॉय, ठीक है, ये कुछ नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 11, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि उस मामला से, जो सुप्रीम कोर्ट का वो जो मामला था उससे पहले ये राय था कि प्रस्तावना यानी कि जो प्रियम्बल है, ओके, जिसे हम लोग प्रियम्बल भी कहते हैं, प्रियम्बल जो है इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मामला आया जिसमें इस राय को बदल दिया कि प्रियम्बल में भी संशोधन हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस। ओके, और इस केस के बाद, ये केस 1973 का था। ओके, तो इस केस के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो कि 1976 को यहां पे प्रियम्बल में पहली बार और अब तक आखिरी बार संशोधन किया गया।
ठीक है, 3 शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया था बिना इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई नुकसान किए बिना। ओके, तो वो 3 शब्द क्या था? वो 3 शब्द था, देखिए, एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ओके, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, देखिए, जो कि केशवानंद भारती केस है उसका पूरा नाम था, देखिए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस जजमेंट। ओके, और इस केस को जो है 1973 का ये केस है, और इसमें जो लैंडमार्क एक जजमेंट था ना, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का था। यानी कि इस संविधान संशोधन में कहा गया था, जो है संविधान संशोधन में कह रहा हूं, सॉरी, इस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पार्लियामेंट चाहे तो संविधान को संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उस पे जैसे कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा का ये जो कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस जजमेंट में ही दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, साइमन कमीशन की सिफारिश को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन जो कि 1927 पे इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट पे इसका गठन हुआ, और ये 1928 पे भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे, मेंबर्स थे, ऑल आर व्हाइट्स, वो सब अंग्रेज थे, इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी साइमन कमीशन इतना ढीठ था, उसने अपना काम जारी रखा। और देखिए, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद ही जो है 3 गोल टेबल बैठक का आयोजन किया गया इंग्लैंड में 1930, 31 और 32 पे। 1931 पे जो कि कांग्रेस ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, गांधी जी ने नेतृत्व किया था कांग्रेस का। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये तो इतिहास की बात है, इसे छोड़िए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन के बाद जो 3 गोल टेबल बैठक हुई, ठीक है, उसके बाद जो रिपोर्ट हमारे पास सामने आया वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, तो साइमन कमीशन की सिफारिश पे ही 1935 में इस चीज को लाया गया। ओके, तो जो भी साइमन कमीशन की सिफारिश थी इसी एक्ट में लाया गया था। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए 13, नए राज्यों के निर्माण। देखिए, नए राज्यों के निर्माण या राज्यों के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? देखिए दोस्तों, अनुसूची 1 जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहला, अनुसूची 1 यानी कि स्केड्यूल्ड। देखिए, स्केड्यूल्ड 1, स्केड्यूल जो 1 है हमारा, स्केड्यूल्ड 1 में ही मेंशन किया गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ओके, उनके जो है सीमाएं वगैरह एक्सेट्रा। तो जो भी परिवर्तन होगा ना राज्यों में, यानी कि एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाया गया। ठीक है, तो कहां पे, किस जगह में मेंशन किया जाएगा? संशोधन जो होगा तो कहां पे, किस अनुसूची में मेंशन किया जाएगा इसका? तो ध्यान रखिएगा, पहला अनुसूची में। ठीक है, क्योंकि पहला अनुसूची में ही समस्त राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके सीमाएं एक्सेट्रा लिखी गई है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है ये आप पढ़ लीजिएगा, इस इन ऑप्शंसों को। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना, देखिए, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। यानी कि जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी होगी तो मौलिक अधिकार जो है
उनको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, सस्पेंड किया जा सकता है। उस टाइम पे हम लोग हमारा मौलिक अधिकार यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक व्यतिक्रम है, क्या है? तो देखिए वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो आर्टिकल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे भी सस्पेंडेड नहीं होता है, निलंबित नहीं होता है। इन दो आर्टिकलों में जो बात कही गई है, इन सब को हम लोग इमरजेंसी के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और 21 इसे ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है यहां से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राज्यों राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, यानी कि जिसे हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपीज कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश की संविधान से अपनाया गया है? तो दोस्तों डीपीएसपी जो है हमने, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड आयरलैंड की सरकार से ली है, ठीक है। मैंने सरकार बोल रहा हूं, आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने लिया है डीपीएसपी की अवधारणा, ठीक है। तो हमारे संविधान में हमने एडॉप्ट की है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? देखिए दोस्तों, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, संसद। लाभ का पद यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यता पाना चाहता है, या कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री, ठीक है, मैंने विधानसभाओं में भी, मैंने यहाँ पे कहने में मिस्टेक किया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद, किसी का भी सदस्य कोई व्यक्ति होना चाहता है, या फिर वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, या राष्ट्रपति, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव पद यानी कि प्रधानमंत्री अगर होना चाहता है, तो कोई भी लाभ पद में वो नहीं रहना चाहिए। यानी कि कोई भी सरकारी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, सरकारी नौकरियों में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की शेयर हो, उसमें उस कंपनी में उनका शेयर, या तो उस कंपनी में उनकी नौकरी नहीं रहनी चाहिए। ओके, तो इसी को लाभ पद कहा जाता है। तो कौन तय करता है ये दोस्तों? संसद तय करता है, यानी कि पार्लियामेंट तय करता है। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो लाभ का पद, ये कॉन्सेप्ट हमने, ध्यान रखिएगा, यूके यानी कि ब्रिटेन के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ओके, ब्रिटेन से हमने बोरो की है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन से। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, केंद्र की जो भी संविधान में संसद संसद से जुड़ा, ओके, जो भी है, ये जो है भाग 5 में है। और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल, विधान परिषद जो है वो पार्ट 6 में है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो संसद से जुड़ा कुछ भी वो पार्ट 5 में है। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमिटी, देखिए प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमिटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों देखिए जो एस्टिमेट्स कमिटी है इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये सबसे बड़ा कमिटी है, ध्यान रखिएगा। और 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा से चुने जाते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 30 जो सदस्य होते हैं वो 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और देखिए इनके अध्यक्ष, इस कमिटी के जो अध्यक्ष होते हैं उसको उसे चुन सकते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। देखिए राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? देखिए राज्यपाल के लिए, यानी कि जो कि गवर्नर ऑफ स्टेट है, कोई भी स्टेट का गवर्नर के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चलो ये तो ठीक है भाई। देखिए एज यहाँ पे 45,
ये रॉन्ग है। एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35। ठीक है। उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, नहीं भाई ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। और उसे कम से कम स्नातक, नहीं नहीं नहीं, ग्रेजुएट, ये सब रॉन्ग है, ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए। ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते जो है ये तय करता है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, ध्यान रखिएगा, और वो राज्य विधानमंडल तय करता है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ता जो भी है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छा लगा। ठीक है, ये हेल्पफुल होगा आशा करता हूं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, और चैनल में नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।